जोहार, नमस्कार। मणिपुर की जो आज हालत है, हृदय विदारक, वहाँ जो हिंसा हो रही है, अन्य घटनाएं जो घट रही हैं, यह एक लोकतांत्रिक देश के लिए कतई शोभनीय नहीं है। आखिर कैसे उत्पन्न हुई यह स्थिति? एक लंबे समय से वहाँ यह हिंसा जो चल रही है, कारण क्या है, समझते हैं। न्यायिक संयम और न्यायिक सक्रियता के संदर्भ में मणिपुर। संविधान में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के लिए कार्यक्षेत्र निर्धारित हैं, तथापि कई क्षेत्र एक दूसरे को हस्तक्षेप करते रहते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों ने भी कई बार इस बात की ओर आगाह किया है कि न्यायिक संयम कितना आवश्यक है। न्यायिक संयम के अभाव में नीतिगत मुद्दे पर मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय देना मणिपुर को कभी न मिटने वाली दर्द का भागी बना दिया है। एक गलती से समाज दो फाड़ में वर्षों के लिए बट गया। ये सामाजिक दूरी जाने कब मिटेगी। जो घटनाएं मणिपुर में हो रही हैं, उन्होंने मानवता को शर्मसार कर दिया है। इन सभी की शुरुआत न्यायिक सक्रियता का परिणाम है। संवैधानिक संस्थाएं जब अपना क्षेत्र छोड़कर दूसरे के क्षेत्राधिकार में प्रवेश करती है, तो कितनी बुरी स्थिति हो सकती है, इसका यह जीता जागता उदाहरण है। 27 मार्च को मणिपुर उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि राज्य सरकार मैतेई समुदाय द्वारा एसटी दर्जे की मांग पर 4 सप्ताह के भीतर केंद्र को सिफारिश भेजे। गौरतलब है कि राज्य में हिंसा मणिपुर उच्च न्यायालय के 27 मार्च को दिए गए फैसले के बाद शुरू हुई, जिसमें पीठ की अध्यक्षता कर रहे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मुरलीधरन ने राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी श्रेणी में शामिल करने का निर्देश दिया था, जो आगे चलकर दोनों समूहों के आपसी जातीय संघर्ष में बदल गया। मणिपुर की आबादी में मैतेई लोगों की संख्या लगभग 53% है और वे ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं। जनजातीय नागा और कुकी आबादी का 40% हिस्सा है और ज्यादातर पहाड़ी जिलों में रहते हैं। जनजातियों को डर सताने लगा कि मजबूत मैतेई समुदाय अब न नौकरियों और संरक्षित जमीनों पर कब्जा न कर ले। न सरकार न कोर्ट ने इस पर ध्यान दिया और समाज के डर को दूर किया। यह स्थिति ऐसे मामलों में न्यायिक जवाबदेही और संयम के संबंध में महत्वपूर्ण मुद्दे उठाती है। स्थिति से बचा जा सकता था यदि मणिपुर उच्च न्यायालय ने ऐसी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया होता। ऐसे न्यायिक फैसले का खामियाजा अब मणिपुर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। जनजाति सूची में कैसे कोई समूह सूचीबद्ध होता है? संविधान निर्माताओं ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि देश में कुछ समुदाय आदिम कृषि पद्धतियों, बुनियादी सुविधाओं की कमी और भौगोलिक अलगाव के कारण अत्यधिक सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन से पीड़ित थे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 का 25 में यह प्रावधान है कि अनुसूचित जनजाति का अर्थ ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों से है जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति माना जाता है। 342 का एक अनुसूचित जनजातियां यानी राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में और जहां वह एक राज्य है, वहां के राज्यपाल से परामर्श के बाद एक सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा जनजातियों या आदिवासी समुदायों या उनके भाग को शामिल कर सकते हैं। 342 का 2 कहता है कि संसद कानून बनाकर खंड 1 के तहत जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में किसी भी जनजाति या आदिवासी समुदाय या किसी जनजाति या आदिवासी समुदाय के हिस्से या समूह को शामिल या बाहर
कर सकती है। कम से कम 3 बातें ऐसी हैं जिन आधार पर यह निर्णय स्पष्ट रूप से गलत है। पहला, सबसे पहले यह सीधे तौर पर किसी नीति से संबंधित है, न कि कानून से। अदालतें कानून के सवालों से निपटने के लिए हैं, नीतिगत सवालों से निपटने के लिए नहीं। सरकार आमतौर पर किसी विशेष समुदाय को सामाजिक आर्थिक संकेतकों, ऐतिहासिक अन्यायों और फोकस करने वाले समुदाय के विकास संबंधी चिंताओं के आधार पर एक विशेष दर्जा, जैसे एसटी दर्जा प्रदान करती है। इस प्रश्न का निर्णय किसी अदालत में कभी नहीं किया जा सकता, क्योंकि अदालतें ऐसे मुद्दों से निपटने के लिए नहीं हैं जिनका कानून पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस उदाहरण में इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से तय करना होगा, क्योंकि यह सामाजिक आर्थिक विकास संकेतकों जैसे मानकों के आधार पर तय किया जाना चाहिए, जिन पर सरकार बेहतर तरीके से काम करती आई है और कर सकती है। कानून की अदालत में न्यायाधीश को कानून के ज्ञान में प्रशिक्षित किया जाता है, न कि अर्थशास्त्र, वित्त, समाजशास्त्र आदि में। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है जो कहता है कि किसी समुदाय को शामिल करना या निकालना संसद या राष्ट्रपति का विशेषाधिकार है। ऐसे में ये निर्देश उसका पालन नहीं करते हैं। संविधान में कौन अनुसूचित जनजाति में दर्ज होगा, यह अधिकार राष्ट्रपति के पास है, न कि न्यायालय के पास। तीसरा, मणिपुर हाईकोर्ट के आदेश के गलत होने का तीसरा कारण यह है कि यह सुप्रीम कोर्ट की स्थापित मिसालों के भी खिलाफ है। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने राज्य में आदिवासी आबादी की सुरक्षा पर शीर्ष अदालत के समक्ष याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई करते हुए इसका उल्लेख किया। हालांकि सीजेआई ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, हमें मणिपुर हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगानी होगी। यह तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह से गलत है और हमने न्यायमूर्ति मुरलीधरन को अपनी गलती सुधारने के लिए समय दिया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हमें अब इसके खिलाफ कड़ा रुख अपनाना होगा। यह स्पष्ट है कि यदि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संविधान पीठ के फैसले का पालन नहीं करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, यह बिल्कुल स्पष्ट है। विडंबना यह है कि अंतिम आदेश इस मौखिक टिप्पणी से बहुत अलग है। यह निर्णय कानून के हिसाब से गलत था, जैसा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सही से इसे पहचाना था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्वीकार करते हुए भी आदेश पर रोक नहीं लगा सकी, क्योंकि तकनीकी तौर पर मामला मणिपुर उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच 2 जजों की बेंच के पास था। चूंकि रीट अपील डिवीजन बेंच के समक्ष लंबित है, इसीलिए हम उन पक्षों के लिए इसे खुला छोड़ते हैं जो एकल न्यायाधीश के आदेश से असंतुष्ट हैं और वे उस संबंध में डिवीजन बेंच के समक्ष उचित प्रस्तुतियां दे सकते हैं। संविधान के प्रावधान के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी तकनीकी जटिलता को दूर करने के लिए पर्याप्त शक्तियां हैं, यदि वह उचित समझे। शीर्ष अदालत ने मामले की संजीदगी समझती तो इसे अपने पास मंगा सकती थी। फिर भी शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक नहीं लगाई। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस मामले में नीतिगत क्षेत्रों में कदम रखने के परिणाम विनाशकारी रहे हैं और सरकार की कार्यकारी शाखा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। लेकिन यह कहना उचित होगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने कहीं न कहीं गलती की है। न्यायिक सक्रियता के तरीके होते हैं। कैसे हो सकते हैं, देखते हैं। पहला, न्यायिक समीक्षा। दूसरा, जनहित याचिका। तीसरा, संवैधानिक व्याख्या। यानी न्यायिक संयम को न्यायिक सक्रियता के विपरीत माना जाता है, जिसमें न्यायाधीशों को लोकतांत्रिक राजनीतिक में हस्तक्षेप करने से प्रतिबंधित किया जाता है। यह आवश्यक है क्योंकि यह सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया को संचालित करने देता है। यह नीति निर्माताओं पर नीति छोड़कर लोकतांत्रिक स्वशासन का समर्थन करता है। न्यायिक संयम की अवधारणा स्पष्ट रूप से कहती है कि न्यायपालिका को सावधान रहना चाहिए। न्यायाधीशों की भूमिका सीमित होनी चाहिए और उनका काम कानूनों की व्याख्या करना होना चाहिए। दूसरे शब्दों में
न्यायालय को सरकार के अंगों में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जरूरी है कि न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका अपनी सीमा रेखा में अपने दायित्वों का निर्वाह करें। दूसरे के क्षेत्र का सम्मान करना ही विवादों का समाधान है। धन्यवाद।